उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद से ही तपोवन सुरंग के अंदर फंसे करीब 35 लोगों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग के विकट परिस्थितियों के आगे तमाम कोशिशें और व्यवस्था बौनी साबित हो रही है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान अभी भी सुरंग के अंदर से लोगों को बचाने के लिए डटे हुए हैं। परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में ऑक्सीजन की कमी के चलते भी दिक्कतें आ रही हैं। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की ओर से 25 ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ वहां फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए ड्रोन कैमरे का भी सहारा ले रहा है। 1800 मीटर लंबी सुरंग के अंदर अभी भी टनों मलबे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन मलबे को हटाने में एकमात्र जेसीबी लगी है, जो 3 दिनों में लगभग 130 मीटर में फैले मलबे को ही हटा पाई है। सुरंग के बाहर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन सुरंग के अंदर की विकट परिस्थितियों की वजह से पूरी मैन पावर और मशीनरी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहां हटाने के बाद भी मलबा आता जा रहा है, यानी कि जो पानी का बहाव है वो तेज है और जो मलबा है वो टनों में है। यही वजह है कि तमाम जो प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं वो बौनी साबित हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें हालांकि पुरजोर कोशिश कर रही हैं। जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं सुरंग में, 180 मीटर लंबी ये सुरंग है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी लोगों को यहां परेशानी उठानी पड़ रही है। जो सुरंग में फंसे हुए लोग हैं, तमाम यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीमें उनको बचाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। 35 लगभग शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 197 लोगों के अभी भी फंसे होने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में तमाम जिंदगियों को बचाने के लिए जो जवान डटे हुए हैं, जो टीमें जुटी हुई हैं, वो भले ही वहां पर भारी संख्या में हो, लेकिन सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम ही पहुंची हुई है। ड्रोन कैमरे से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपातकालीन जो वहां पर व्यवस्थाएं हालांकि प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो कम ना पड़ जाएं, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किसी की हालत गंभीर होती है तो कैसे उस तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, खुद इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिन गांवों का संपर्क टूट गया है उन तक मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ राशन भी पहुंचाया जा रहा है, और यहां सुरंग में फंसे जिंदगियों को बचाने की कवायद लगातार चल रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी जुड़ गए हैं। मयूर, अब इस पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास? कितने लोगों को बचाया जा चुका है और किस तरीके से टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, क्योंकि जिस तरीके से ये जो चमोली जिले में जो जोशीमठ में एक पहले आई, उसके बाद लगातार जो है एक जो है पूरी टनल जो है जो प्रोजेक्ट था उसको पूरा तहस नहस कर दिया है बाढ़ ने। उसके बावजूद जो है अभी तक जो है जो हजारों की तादाद में जो कहीं ना कहीं जो है जो स्थानीय जो लोग हैं या जो बाहर से आने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। उसके बावजूद उनको जो है वायुसेना के द्वारा जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड पुलिस की जो टीम है, उनको कहीं ना कहीं शवों को निकाला जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो है कल जो है 2 पुलिसकर्मी जो उसमें तैनात थे उनके शव बरामद हुए हैं और लगभग 174 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर से, क्योंकि इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो यूपी के और बिहार के भी जो है मूल रूप से मजदूर हैं, तो साफ तौर से अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद जो है 3 जो कैबिनेट मंत्री स्तर के जो मंत्री हैं उनकी जो है उनको देखरेख के लिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार के पास वो गए हैं, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो हमारे जो मजदूर हैं वो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी पूरा हालचाल वो जान रहे हैं कि उनके जो मजदूर है वो उनको कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन अभी तक जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है। जी, लेकिन अगर बात की जाए, इतने घंटे बीत चुके हैं और टीमें भी लगातार
पूरा ऑपरेशन चला रही हैं, किन किन चुनौतियों का वहां सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी टनल में, वो जो सुरंग है उसके अंदर है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, क्योंकि हरिद्वार से भी जो कई अधिकारी ऐसे हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जिनके एक अच्छा अनुभव रहा है। अभी सीओसी रहे हैं अभय सिंह, उनको भी वहां पर जो है ड्यूटी में तैनात किया गया है। तो साफ तौर से कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो टर्मिनल है उसमें काफी मलबा उसमें आ गया है। उसके मद्देनजर क्योंकि मशीनों से जो है मलबा उनको निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी वहाँ बताई जा रही है। तो साफ तौर से क्योंकि रात और दिन लगातार जो है 24 घंटे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर से क्योंकि मलबा काफी अधिक होने के कारण और ऑक्सीजन की कमी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसमें भी सफलतापूर्वक उनको नहीं मिल पा रही है। तो साफ तौर से क्योंकि उनका प्राथमिकता यही है कि जिस तरीके से टीमें लगातार अलग अलग टीमें लगाई जा रही हैं, उसके बावजूद सबसे बड़ी प्राथमिकता ये कि जो शव है, जो 174 लोग जैसे लापता बताए जा रहे हैं और काफी और लोग भी हैं, तो उनको निकालना पहले सरकार की प्राथमिकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी के भी जो है कई मजदूर जो है इस टनल में और काम करते थे, उसके बावजूद उनको वो भी लापता है, उनके परिवार वाले भी वहां पहुंच लेकिन मयूर सैनी, जिस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी कि दूसरे छोर से जो सुरंग है वहां से किसी तरीके से टीम पहुंचे अंदर और उन मजदूरों को बचा लिया जाए, उन जिंदगियों को जो वहां पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार जो सुरंग है, सुरंग में क्योंकि काफी मलबा आ गया था, काफी पानी आने के कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। तो साफ तौर से देखिए जिस तरीके से काफी लोग जो है अभी हिल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद क्योंकि जो फंसे हुए लोग हैं उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है? शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर जारी अनिश्चितताओं पर संत समाज बेहद नाराज है। हरिद्वार के जयराम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। संतों के मुताबिक देश भर के 90% संतों के पास हरिद्वार में अपने आश्रम नहीं है। यही वजह है कि उन्हें कुंभ पर्व के दौरान हरिद्वार में टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं की। ऐसे में कुंभ कब शुरू होगा, सरकार इस बात तक को साफ नहीं कर रही है। संतों ने कहा कि कुंभ के नाम पर केवल कुछ सड़कों के निर्माण के अलावा रंगाई पुताई ही हुई है, जिससे पता चलता है कि कुंभ के आयोजन के लिए सरकार कितना गंभीर। संतों ने चेतावनी दी कि जल्द ही सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो संत आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी कि संत यहां पर बेहद नाराज दिखाई दिए हैं। जो कुंभ होने वाला है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है, महज कुछ सड़कों का निर्माण कराया गया है, यह आरोप लगाया गया है संतों की तरफ से सरकार पर। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ रंगाई और पुताई का काम किया गया है, लेकिन संतों के लिए आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जमकर खरी खोटी सुनाई है। संतों ने एक सम्मेलन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी है उससे यहाँ का संत समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा एक साल से सभी संस्थाएं सफ़र कर रही हैं कोरोना की वजह से। अगर कुंभ मेला भी अगर इसी तरह से रहा तो मैं समझता हूँ कि संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट बड़ा खड़ा होगा, यहाँ के व्यापारियों के साथ खड़ा होगा। पूरे उत्तराखंड में जो लोग पर्यटक की दृष्टि से उसके ऊपर निर्भर करते हैं वो भी सफ़र करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार अभी तक कुंभ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुंभ होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय अभी तक स्थानीय प्रशासन या सरकार नहीं ले पाई है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुंभ है भी या नहीं है। वहीं हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तराखंड के चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उनकी मां गंगा से उनकी आत्म शांति की कामना भी की गई। इस दौरान श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सरकार से आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। उन्होंने घायलों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि
देने की मांग सरकार से की है। संजय चोपड़ा ने कहा कि जिस तरह से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको यह भी बता दें कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एनडीआरएफ की जो टीमें लगातार राहत बचाव कार्य कर रही हैं, उनको लेकर तारीफ की थी। युद्ध स्तर पर जो काम वो कर रहे हैं, जितनी संजीदगी से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको लेकर तारीफ एनडीआरएफ की टीमों की गई थी। तो जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा हुआ, हमने तमाम उन जांबाज सिपाहियों को जो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से लगे हुए हैं, उनको हमने सैल्यूट करने का काम किया है, जय हिंद करने का काम किया है। और जो ज्ञात अज्ञात जो हमारे संगठित क्षेत्र के मजदूर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी है, हमने मां गंगा से ये कामना की है कि मां गंगा उनको सदगति प्रदान करे, बाबा बद्री विशाल अपने चरणों में स्थान दे। तो आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई है। जिन मजदूरों की टनल में फंसने की वजह से इस आपदा में जान चली गई, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। मयूर, जिस तरीके से श्रद्धांजलि यहां पर दी गई और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें जो बहुत ही संजीदगी से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, उनकी भी तारीफ की गई है। साथ ही साथ वहां पर सहायता राशि देने की मांग की गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? तो क्योंकि जिस तरीके से जो है लगातार जो है जोशीमठ में जिस तरीके से हादसा हुआ है, उसके बावजूद जो है जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान है या एनडीआरएफ के जवान है या वायुसेना के जवान है, उसको कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक जो है सैल्यूट मारकर उनको कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे जो जवान है वो लगातार गंभीर परिस्थितियों में भी जो है वो साथ रहते हो। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से दिन रात दिन वो लगातार शवों को निकाला जा रहा है और जिस तरीके से रात दिन टनल के अंदर घुसकर उसमें लगातार उनको शवों को कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, तो उसको देखते हुए जो है स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर जो है जो हमारी सेना के जो जवान है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो या तमाम जो है वायुसेना के जवान हो, वो लगातार उनको जो है कहीं ना कहीं सैल्यूट कर रहे हैं। और साथ तो जिस तरीके से राहत सामग्री की बात को वो कह रहे हैं कि हमारे अगर हमारे राहत सामग्री भी होगी तो हम राहत सामग्री भी जरूर कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आगे कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो सामने आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है उसको कहीं ना कहीं सहयोग करने की अपील वो कर रहे हैं। जी, सरकारी नौकरी की भी मांग की है, जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों के लिए, तो सरकार की तरफ से अभी किसी तरीके के कोई ऐलान? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो स्थानीय जो लोग हैं और जो चाहे इसमें नेता हों तो वो भी लोग बढ़ चढ़कर इसमें आगे आ रहे हैं। और साफ तौर से जितने जो लोग इसमें अभी जिनके शव मिले हैं उनको कहीं ना कहीं भव्य रूप से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी आत्मा को शांति दी जा रही है। उसके बावजूद और जिस तरीके से उन्होंने नौकरी की बात भी की है कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जितने भी जो मृतक हैं उनके परिवार को मुआवजा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनके परिवार वालों को भी नौकरी यहाँ पर दी जाए। तो साफ तौर से जो स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, शुक्रिया मयूर सैनी तमाम जानकारी के लिए। वह उत्तराखंड में 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और इससे पहले गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने सभी शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिन निर्देशों के पालन के साथ बाद में स्कूल खुल पाए हैं। पौड़ी जिले में भी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जिनमें संचालित होती हैं वो स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्हें सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी बच्चा बिना मास्क के ना हो। इसके बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। शिक्षकविद प्रकाश डोभाल ने कहा कि स्कूलों में ना तो प्रार्थना कराई गई, इसके साथ ही स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स गेम से भी दूर रखा जा रहा है। यानी कि जो गेम्स आयोजित होते थे बच्चों के लिए वो फिलहाल आयोजित नहीं हो रहे हैं, गेम्स नहीं खेल पाएंगे बच्चे। और क्लास में भी बच्चों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
कोरोना काल के बाद से पहली बार स्कूल खुलने से बच्चे भी खासा उत्साहित दिखाई दिए। लंबे वक्त के बाद स्कूल खुलने के बाद वहां पहुंचे विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वे अपने घर में बोर हो चुके थे, अब जब स्कूल खुल गए हैं तो उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब उनकी पढ़ाई भी और अच्छी तरीके से हो सकेगी, इससे भी अच्छी तरीके से अपनी परीक्षाएं वो दे सकेंगे। यानी कि जो ऑनलाइन स्कूल चल रहे थे और अब कक्षाएं संचालित होने से वो खासे उत्साहित दिखाई दिए हैं। चमोली आपदा को लेकर वन और पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आपदाग्रस्त रैनी गांव के संबंध में घोषणा की। वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय के मंथन सभागार में आहूत एक बैठक, जो कि वन संरक्षक की प्रथम विभागीय बैठक 2021 थी, इसके समापन के अवसर पर हिस्सा लिया और देहरादून वन और पर्यावरण मंत्री यानी कि हरक सिंह ने ऋषिगंगा और रैनी गांव में आई आपदा को लेकर देहरादून के मंथन सभागार में वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन विभाग विश्व विख्यात पर्यावरण प्रेमी गौरा देवी के पैतृक गांव रैनी समेत तमाम आपदा प्रभावित गांवों का वन पंचायत के माध्यम से अलग कार्य योजना बनाकर विकास करेगी। वन मंत्री ने अपने बयान में कहा कि पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय गौरा देवी ने पर्यावरण की जागरूकता के लिए जो काम किया, उससे उत्तराखंड और हमारे देश का नाम विश्व में पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के समय में वन विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों को हर संभव मदद दी जाएगी। बैठक के दौरान प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी समेत वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बम्बू को, बांस को प्रोत्साहित करने का उनकी नीति है। उसी तरह उत्तराखंड में भी हम असम की तर्ज पर हर तरह की प्रजाति के बांस को, जो फर्नीचर के मतलब का है, जो सीलिंग और दूसरे तरह के मतलब का है, या जिससे तरह तरह की चीजें बनती हैं, तो हर तरह के बांस को, बांस की पौध नर्सरी लगाना और उसको पौधारोपण करने का हमने निर्णय लिया। और तो आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, प्रथम विभागीय बैठक थी ये। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने और अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ साथ गौरा देवी, जो कि पर्यावरण प्रेमी थी, उनके योगदान को याद किया और कहा कि आगे किस तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे, इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। आपदा में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, मंथन किया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में यहां विकास किया जा सकेगा। सभागार में ये आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। ये विभागीय बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, रेंज अधिकारी भी मौजूद रहे और वन मंत्री ने इनके साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और आगे किस तरीके की कार्य योजना तैयार की जा रही है, क्या कुछ मंथन हुआ है, वो सामने रखा। वह उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण आरोप पत्र समिति की पहली बैठक 11 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में होनी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री नौ प्रभात की अध्यक्षता में होगी। बैठक में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक करके त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ तथ्यों पर आधारित एक मजबूत आरोप पत्र तैयार करेगी, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से जो आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, वो आरोप पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को इस कमेटी के जरिए भेंट किया जाएगा और उस आरोप पत्र को लेकर राज्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे। तो आरोप पत्र बनाने की यहां समिति की तरफ से पहली बैठक की गई है
कांग्रेस के इसमें तमाम बड़े नेता और पूर्व मंत्री शामिल हो रहे हैं। ने पार्टी की एक राज्य स्तर की आरोप पत्र समिति बनाई है, जिसकी परसों बैठक हो रही है और भूतपूर्व काबीना मंत्री श्री नव प्रभात उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और हम बड़े पैमाने पर जितना भी भ्रष्टाचार है शुरुआत से लेकर, और जो ये नवीनतम एक आरोप श्रीमती मेनका गांधी ने भाजपा के सांसद और मंत्री ने लगाए हैं, जिसमें 3200 करोड़ रुपए का भेड़ घोटाला हुआ है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। साक्षी, आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी है। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार देखा जा सकता है कि कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर जो है सरकार का घेराव करती हुई नजर आ रही है। अब एक आरोप पत्र भेजने की बात भी करी गई है और आज कर्मकारी जो बैठक है वो भी है और उसके पश्चात जो है फिर प्रेस वार्ता करी जाएगी। यानी महंगाई के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं दृष्टि डालेंगे। साथ ही जो भ्रष्टाचार के आरोप तमाम सरकार पे लगते आ रहे हैं और विधायकों पे जो महिला उत्पीड़न के जो आरोप लगते आ रहे हैं उस पर भी देखा जाएगा कि अपनी दृष्टि बनाए हुए है कांग्रेस। वहीं अगर बात करें बेरोजगारी की, तो वो प्रमुख मुद्दा जो है आज रहेगा, जिसको लेकर आज कार्यकारिणी की बैठक करी जाएगी और उसके बाद ही तमाम जो है मुद्दे सोचे जाएंगे कि कौन से आरोप जो है सरकार पे लगने हैं। जी, यानी कि कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर समिति की बैठक होती है और यहाँ पर आरोप पत्र तैयार किए जाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार को घेर लिया जाए और सरकार की तरफ से, हालांकि तथ्यों पर आधारित, क्योंकि जब सवाल उठाए जाते हैं तो फिर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी लगी हैं, लेकिन जब तथ्य होंगे तो फिर उस पर जवाब देना मुश्किल होगा। इसीलिए शायद ये आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है, यानी कि जो तैयारी है चुनाव की अभी से शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी एक ही साल बचा है चुनाव को और 2022 के लिए पूर्ण तैयार होती कांग्रेस नजर आ रही है। और जैसा आपने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही जो है ये आरोप पत्र बनेगा। जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे हैं, उन आरोपों पे संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और कार्यवाही कितनी आगे बढ़ी, इस पर भी कहीं ना कहीं आरोप पत्र में ये पॉइंट जो है जाहिर होगा। और इसके अलावा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई और बेरोजगारी पे भी ज्यादा नजर बनाई हुई है कांग्रेस। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं पूजा जिस पर कांग्रेस जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। इसके अलावा किसानों का भी मुद्दा है, लेकिन इस बार जो आरोप पत्र है उसमें देखा जाएगा कि ये तीन जो है प्रमुख मुद्दे रखे जाएंगे, वो भी तथ्य के आधार पर कि इतने उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ गई है तो क्यों सरकार कुछ कदम उठाते नजर नहीं आती, जबकि 4 साल का कार्यकाल जो वो पूर्ण हो चुका है। जी, उत्तराखंड के लिहाज से ये बहुत प्रमुख मुद्दे भी हैं, लेकिन अगर ये बात की जाए साक्षी, क्या जो आरोप पत्र तैयार किए जा रहे हैं वो सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम ही भेजे जाएंगे या फिर जनता के बीच जाकर उन तमाम मुद्दों पर जनता की भी राय ली जाएगी कि किस तरीके से सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और जब सरकार में आएगी तो किस तरीके से बदलाव के तहत काम करेगी? बिल्कुल पूजा, देखिए तमाम जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जाएंगे वो सारे आरोप अभी देखे गए कि कांग्रेस ने जनता के बीच से ही उठाए हैं। और कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार जनता, अलग अलग वर्ग के लोग जो है उनके पास आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि सरकार जो है उनके काम पूर्ण करती नजर नहीं आ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, इस पर क्यों संज्ञान लेती सरकार नहीं आ रही है। इसी के तहत जो है कांग्रेस ने ये आरोप पत्र तैयार किया है और खुद ही जाके ये आरोप पत्र जो है राज्यपाल को दिया जाएगा और साथ में जवाब मांगा जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए कि जनता से अगर किसी चीज के सवाल या जवाब, तो ऐसी पुष्टि जो है अभी सामने नहीं आई है। जी, शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए।